Detroit. I'm not worried, I'm all over board. You pop my head open like a gun. Pop his head open like a gun. इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं गोहान को। इस पॉइंट पर वीस ने गोकू और गोहान इन दोनों के लिए ही पिरामिड ऑफ पावर को समन किया। पिरामिड ऑफ पावर को समन करने के बाद यहाँ पर गोहान सोच ही रहा था ट्रेनिंग करने का गोकू के साथ, कि तभी उसे ऐसा लगता है कि उसे हल्का करंट बैठा। इसके बारे में गोहान को कोई भी आइडिया नहीं था। इस पॉइंट पर गोहान को कुछ भी समझ नहीं आता कि उसके साथ क्या हुआ, बट एक चीज़ तो क्लियर है कि ये कहीं से भी ठीक नहीं था उसके लिए। और गोहान इस पॉइंट पर वहाँ पर फिर एक बार टेलीपोर्ट हो जाता है जहाँ से उसने टाइम स्लिप किया था, मतलब कि अपनी ओरिजिनल टाइमलाइन में। और वो उस सेकंड पर उठता है जिस सेकंड पर उसने सीरियस टाइम स्लिप किया था, मतलब कि गोहान कभी उस टाइमलाइन से गायब हुआ ही नहीं था। टाइम स्लिप के दौरान गोहान को कुछ भी याद नहीं था कि मतलब उसके साथ हुआ क्या, उसके साथ क्या हुआ था, उस वो किससे मिला था, किस जगह पर वो था। पीरस वीस नाम के कैरेक्टर एग्जिस्ट करते हैं कुछ नहीं, वो पूरी तरीके से ब्लैंक हो गया था। वो जब उठता है तब वो एक ही चीज़ देख पाता है और वो देखकर वो हल्का खुश था कि यहाँ पर वेजिटो ने सीरियसली मार्जिन बू को काफ़ी ज़्यादा बुरा डैमेज कर रखा है। आखिर दूसरे पैरेलल वर्ल्ड ने गोहान को क्यों बुलाया, क्योंकि गोहान का दूसरे पैरेलल वर्ल्ड में काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी काम था। लाइक वो टूर्नामेंट ऑफ पावर को लड़ेगा, बीस्ट ट्रांसफॉर्मेशन को अचीव करेगा, और अगर गोहान नहीं तो फिर उस यूनिवर्स में काफ़ी सारे बड़े चेंजेस आएंगे ही नहीं। तो फिर पैरानॉर्मल वर्ल्ड को गोहान को फिर एक बार बुलाना पड़ा और उसने गोहान की मेमोरी इरेज कर दी पूरी तरीके से। तो जहाँ पर गोहान गायब हुआ था वो वहीं पर आ गया है। क्योंकि पैरानॉर्मल वर्ल्ड को उसकी ज़रूरत थी, और जिस वर्ल्ड के अंदर गोहान गया हुआ था गलती से, उस वर्ल्ड को गोहान की कोई ज़रूरत भी नहीं थी। इस वजह से उसने गोहान को सीरियसली कभी लिया ही नहीं। दूसरे साइड कैकेरॉट और चीची दोनों ही शॉक थे क्योंकि गोहान उनकी आंखों के सामने से गायब हुआ था। यहाँ पर जो वीस है वो समझ जाता है कि वो अपने पैरेलल वर्ल्ड में जा चुका है, क्योंकि वहाँ पर उसका इम्पोर्टेंट रोल था। इस वजह से जो वीस है वो पूरी तरीके से साइलेंट था। फिर वो बताना स्टार्ट करता है। वो कहता है कि काफ़ी हाई चांसेस है कि उसके यूनिवर्स में कोई इम्पोर्टेंट काम हो, इस वजह से उसे जाना पड़ गया। बट अगर उसका कोई इम्पोर्टेंट काम नहीं होता तो वो हमेशा के लिए यहीं पर रुकता। इस पॉइंट पर यहाँ पर जो चीची है और कैकेरॉट है वो दोनों एक दूसरे से बात कर रहे थे। चीची कहती है आफ्टर ऑल वो हमारा बेटा ही है, तो फिर वो हमें कम से कम भूलेगा तो नहीं, वो कभी ना कभी हमें याद ज़रूर करेगा। और ये चीज़ सोचकर चीची और कैकेरॉट दोनों के चेहरे पर एक हल्की सी स्माइल आती है, क्योंकि वो ऑनेस्टली गोहान को चाहते थे, बट वो यहाँ पर ये भी नकार नहीं सकते थे कि अब वो जा चुका है। तो वो अपनी डेली लाइफ की तरफ बढ़ने का डिसीजन ले लेते हैं। क्योंकि इस पॉइंट पर वीस ने गोहान को देखा, उसके पोटेंशियल को देखा, तो उसे लगा कि हमारे पास यहाँ पर उसके मॉम और डैडी दोनों ही हैं, तो फ्यूचर में गोहान यहाँ पर ज़रूर आ सकता है। क्योंकि इस पॉइंट पर गोहान के पास जो पोटेंशियल था वो काफ़ी ज़्यादा था। लाइक उसका हिडन पोटेंशियल एक साइड पर, जो उसका सरफेस पोटेंशियल था वही देखकर जो वीस है वो काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस हुआ था। उसके पास अब तक का काफ़ी ज़्यादा पावरफुल मॉडल बनने का पोटेंशियल था। कि तभी यहाँ पर वीस एक चीज़ को नोटिस करता है कि जो चीची का नेचर है वो एकदम से स्लाइटली एग्रेसिव होता है, क्योंकि वो कैकेरॉट को डांट देती है। ये जो चीज़ है वो वीस ने पहली बारी देखी थी। कि तभी उसे काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट टाइप की क्लू मिलने लग जाते हैं, जैसे कि चीची की बॉडी एकदम से थोड़ा सा गर्म हो जाती है कंपेयर दैन नॉर्मल ह्यूमन, उसका नेचर थोड़ा सा एग्रेसिव हो जाता है। और यही नहीं, अब यहाँ पर वो काफ़ी हद तक वीस को भी डांटने वाली होती है, और वीस इस चीज़ से कंफर्म हो जाता है कि इस टाइमलाइन का गोहान काफ़ी जल्द उन्हें देखने को मिलेगा। वीस कैकेरॉट और चीची इन दोनों को काफ़ी ज़्यादा काम बताता है, जिससे कि वो दोनों पूरी तरीके से थक जाए, और ऐसा होता भी है। यहाँ पर चीची और गोकू दोनों ही कंप्लेन करते हैं कि वो इतना काम नहीं करेंगे, पर स्टिल यहाँ पर क्योंकि वीस ने उनकी इतनी हेल्प करी थी तो फिर वो ये काम कर ही लेते हैं। इन सब के चक्कर में वो अपनी काफ़ी ज़्यादा एनर्जी को वेस्ट कर देते हैं, काफ़ी ज़्यादा थक अलग जाते हैं,
और काफ़ी हद तक वो पूरी तरीके से साइलेंट हो जाते हैं और अब वो वेट कर रहे थे उन्हें एक नैप टाइम मिलने का। और जब वीस उन्हें एक नैप टाइम देता है तब ये दोनों चले जाते हैं अपनी नींद को पूरी करने के लिए। ड्रैगन बॉल सुपर में जो चीज़ वीस ने करी थी अपनी स्टाफ की मदद से बुल्मा के साथ, वो चीज़ वो परफॉर्म करता है इस बारी चीची के साथ। और यहाँ पर चीची को पता भी नहीं चलता और डिलीवरी हो जाती है गोहान की। इस पॉइंट पर जो वीस है वो इस चीज़ से काफ़ी ज़्यादा खुश था कि अब उसके पास दो ऐसे मॉडल्स हैं जो अपने आप में काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है। एक गोहान जो ट्रेन करने के बाद पावरफुल तो बन ही जाएगा, गोकू के लेवल पर आ जाएगा और फिर धीरे धीरे करके ऐसे वो अपने यूनिवर्स का मॉडल लेवल काफ़ी ज़्यादा आगे कर देगा, जिससे कि अब उसके यूनिवर्स को इरेज करने का कोई चांस ही नहीं बनेगा। फिर सीन आ जाता है पिरामिड ऑफ पावर का। अब यहाँ पर जो पिरामिड ऑफ पावर का सीन है वो कैसा है कि वीस उसे कंट्रोल कर सकता है। एक दिन, एक साल, एक घंटा, एक साल, ऐसे वो उसे कंट्रोल कर सकता है। इस पॉइंट पर वीस को जल्द से जल्द टाइम को पास ऑन करना था, तो फिर वो एक घंटे को एक साल के बराबर कर देता है। इस वजह से गोहान ये 18 घंटे के अंदर 18 साल का हो जाएगा, जो इस पॉइंट पर कैकेरॉट और चीची से सिर्फ 2 ही साल छोटा रहेगा एज में। इस पॉइंट पर यहाँ पर जो वीस है वो गोहान से कहता है, गोहान तुमने कुछ टाइम में काफ़ी कुछ सीखा है। 18 साल में तुमने इतनी स्ट्रेंथ को गेन कर लिया है कि तुम अपने फादर को सरपास कर चुके हो। अपने ट्रू पावर्स को तब तक किसी को भी मत दिखाना जब तक मैं तुम्हें ना बोलूँ। हो सके तो हर किसी के सामने होल्ड बैक करना तब तक जब तक चीज़ें तुम्हारी जान पर नहीं आ जाती। और जो भी पूरी तरीके से मेंटली इल है, पागल है, या फिर वो लोग तुम्हारी हेल्प नहीं कर सकते, तुम्हारे किसी काम के नहीं, उनके साथ टाइम स्पेंड करना या फिर उनकी तरफ ज़्यादा इंटरेस्ट दिखाना ये तुम्हारे लिए काफ़ी बुरा थ्रेट हो सकता है। मैंने तुम्हें अब जो जो सिखाया है उन सारी चीज़ों को ही ध्यान में रखना, और अभी तुम्हें तुम्हारे फादर को 1v1 के लिए चैलेंज करना है और इस चैलेंज को तुम्हें कैसे भी जीतना ही होगा। फिर वीस जगाता है बीरस को। इस पॉइंट पर जो बीरस है वो अपनी नींद से काफ़ी ज़्यादा पहले पहले ही जाग गया है, पर उसे अब यहाँ पर थोड़ा सा फ्रेश लग रहा था क्योंकि वो काफ़ी लंबे टाइम पहले सोया था। और इसके बाद वो कहता है, तो उस सैन की क्या खबर है, अब उस सैन का क्या हाल है। बीरस ने सबसे पहले यहाँ पर कैकेरॉट के बारे में पूछा। इस पॉइंट पर जो वीस है वो यहाँ पर बीरस से कहता है कि उन लोगों ने फाइनली प्लैनेट अर्थ को छोड़ दिया है, अब वो हमारे साथ प्लैनेट बीरस पर रहेंगे। और यही नहीं, अगर आप चाहो तो आप कैकेरॉट को डिस्ट्रक्शन करने के लिए भेज सकते हो। लाइक अगर आपको बोर हो रहा है, डिस्ट्रक्शन करने का मन नहीं है, पर आपको प्लैनेट्स को डिस्ट्रॉय करना है, तो फिर वो आपके लिए प्लैनेट्स को डिस्ट्रॉय ज़रूर करेगा। और उसकी वाइफ अभी हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा डिलीशियस मील को क्रिएट करेगी। तुम ये कह सकते हो कि अब वो दोनों काइंड ऑफ हमारे सर्वेंट्स हैं। इस पॉइंट पर जो बीरस है वो काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है। बीरस कहता है, वीस तुमने जागते से मुझे इतनी ज़्यादा अच्छी न्यूज़ कैसे दे दी। तो चलो अभी हम देखते हैं कि उसने क्या डिलीशियस मील को हमारे लिए क्रिएट किया है, क्योंकि जैसे वो फूड को क्रिएट करती है वो थाउजेंड ऑफ ईयर में एक बार खाने को मिलता है। अब वो हमारी सर्वेंट है तो हम रोज़ वैसे डिलीशियस फूड को खा सकते हैं। वीस अपना कैजुअली कहता है कि मैंने अभी तक उन्हें कुछ ऐसा बनाने को नहीं कहा है, क्योंकि मैं चाहता था कि वो फर्स्ट टाइम अगर हमारे प्लैनेट पर कुछ बनाए तो काफ़ी ज़्यादा बड़े लेवल का बनाए। इस वजह से मैंने पहले उन्हें थका दिया और फिर उन्हें आराम करने दिया, और इसके बाद जब मैं उन्हें उनके बेटे से इंट्रोड्यूस कराऊंगा तब खुशी के मारे वो कुछ ना कुछ ऐसा डिलीशियस ज़रूर बनाएंगी अपने बेटे के लिए जो हमें भी काफ़ी पसंद आएगा। इस वजह से उन्हें मैंने थोड़े टाइम के लिए रेस्ट करने का टाइम दिया हुआ है। जैसे ही उनका नैप टाइम ख़त्म होगा वैसे ही हम उन्हें काम कराना स्टार्ट कर देंगे। इस पॉइंट पर यहाँ पर जो बीरस है वो कहता है, सच सच बताओ ना कि ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है, तुम बस मेरी टांग खींच रहे हो। इस पॉइंट पर जो वीस है वो कहता है, एक काम कीजिए, आप उनकी एनर्जी की को सेंस कीजिए। और जब बीरस ये चीज़ करता है तो वो सच में शॉक रह जाता है, क्योंकि इस पॉइंट पर बीरस के प्लेट पर 3 अननोन एनर्जी कीज थी। 2 काफ़ी ज़्यादा छोटी थी और एक जो पूरी तरीके से एग्रेसिवली बढ़ते जा रही थी। फिर यहाँ पर डिस्टर्ब किया जाता है चीची को। हाँ, मतलब कि बीरस के बाद चीची सेकेंड है जिसे उठाया गया। कैकेरॉट को अभी भी आराम करने दिया गया क्योंकि वो उठते से एक बैटल के अंदर इन्वॉल्व होने वाला है, तो फिर उसे ज़रा आराम करना ज़रूरी है। वो चीची को सारी ही चीज़ें बताता है, लाइक वीस ने क्या क्या किया, साथ ही में इस गोहान का ओरिजिन क्या है, इसके पास स्ट्रेंथ कितनी है,
और यहाँ पर वो चीची को ये कन्विंस करने में कामयाब हो जाता है कि अब एक ऐसी बैटल होने वाली है जिसके अंदर दो सुपर सैन गॉड्स आपस में भिड़ेंगे। इस वजह से वो इसे देखते समय एंटरटेनमेंट के साथ कुछ डिलीशियस टेस्ट करना चाहते थे, तो चीची इस काम में लग गई। बट हाँ, वो इस पॉइंट पर ये सब बना रही थी वीरस और विश के लिए नहीं बल्कि गोहान के लिए, क्योंकि वो अपने लाइफ में फर्स्ट टाइम अपने बेटे को कुछ बनाकर खिलाने वाली थी। तो अपने लाइफ का सबसे डिलीशियस मील वो अब कुक करने वाली थी। तो गुरु लोग, जब गोहान और कैकेरॉट ये दोनों आमने सामने आए तब ये नज़ारा थोड़ा सा अलग ही था। लाइक जो गिने हैं वो दोनों को ही चेयर कर रही थी। गोहान इस पॉइंट पर काफ़ी ज़्यादा गहरी सांसें ले रहा था। जो कैकेरॉट है वो बस गोहान की तरफ देखे जा रहा था। वीर इस पॉइंट पर कहता है कि कैकेरॉट तुम्हें होल्ड बैक नहीं करना है, और गोहान ये तो बिल्कुल भी होल्ड बैक नहीं करने वाला। तो हो सके अपने आप को पूरे लिमिट तक पुश कर दो, क्योंकि दोनों ही सुपर सैन गॉड्स हो। इस पॉइंट पर जो बीरस था वो अपने नेक को एडजस्ट कर रहा था। वो अपने नेक को एडजस्ट करते करते कहता है, ऑल राइट, अगर तुम लोगों ने बैटल करते समय यूनिवर्स 7 की मॉर्टल लाइफ को खतरे में डाला तो फिर भी मुझे फ़र्क नहीं पड़ेगा। अगर तुम 80% मॉडल्स को भी ख़त्म कर देते हो, 99.9% को भी ख़त्म कर देते हो, तो फिर भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। इस पॉइंट पर जो कैकेरॉट है वो गोहान से कहता है, अच्छा तो तुम भी एक सुपर सैन गॉड हो। तो सुपर सैन गॉड को अचीव करने के लिए काफ़ी मेहनत लगती है, और साथ ही में तुम्हें काफ़ी लंबा टाइम ट्रेनिंग करनी पड़ी होगी सुपर सैन गॉड के लिए। तो तुमने सुपर सैन गॉड को अचीव किया है, तुमने काफ़ी मेहनत करी है, तुम इस पॉइंट पर पूरी तरीके से एनहेंस भी जा चुके होगे। तो हम लोग अपना टाइम छोटी मोटी ट्रांसफॉर्मेशंस के ऊपर क्यों वेस्ट कर रहे हैं, सीधा सुपर सैन गॉड के अंदर बैटल करते हैं। इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं गोहान को। इस पॉइंट पर गोहान एकदम से अपनी सुपर सैन गॉड में चले जाता है। वो अपनी सुपर सैन गॉड ट्रांसफॉर्मेशन में जाते ही हवा में हल्का सा फ्लोट करने लगता है। इस पॉइंट पर गोकू एकदम से उसकी तरफ देखने लग जाता है। गोकू कहता है, तो सुपर सैन गॉड को तुमने मास्टर भी कर ही लिया है, ये काफ़ी अच्छा है। तभी गोकू एकदम से गोहान के एकदम पास में जाने का डिसीजन ले लेता है, बट ये बिल्कुल भी काम नहीं आता, क्योंकि गोहान जानता है इन टर्म्स ऑफ हैंड टू हैंड कॉम्बैट गोकू उससे एक्सपीरियंस्ड है, और नॉट इवन एक्सपीरियंस्ड, हाई चांसेस है कि गोकू को गोहान से ज़्यादा टेक्निक्स पता है। इस पॉइंट पर जो गोहान है वो एक सेफ डिस्टेंस बनाकर ही लड़ रहा था। गोकू काफ़ी सारे अटैक सीधा गोहान के ऊपर शूट कर देता है, पर गोहान सारे ही अटैक्स को डॉच कर रहा था कि तभी एकदम से जो गोहान है वो अपनी सुपर सैन गॉड के ऊपर चले जाता है और अपनी मैजिस्टिक का इस्तेमाल करता है। वो अपनी मैजिस्टिक ट्रांसफॉर्मेशन में सीधा गोकू के नाक के ऊपर एक पंच मारने जाता है, बट गोकू उस पंच को डॉच कर लेता है। गोकू अपने सुपर सैन गॉड ट्रांसफॉर्मेशन के साथ यहाँ पर गोहान के चेहरे को जोर से पकड़ लेता है और उसे एकदम से काफ़ी ज़्यादा दूर ही फेंक देता है, और वो काफ़ी सारे की अटैक्स उस पर ब्लास्ट करने लग जाता है। इस पॉइंट पर गोकू को भी अपनी सुपर सैन 4 में जाना पड़ जाता है। इस पॉइंट पर जो गोकू है वो कहता है, तो सुपर सैन गॉड के बाद तुम्हारे पास भी एक ट्रांसफॉर्मेशन थी, मुझे लगा ही था कि तुम अपने आप को होल्ड बैक कर रहे हो, पर अब अपने आप को होल्ड बैक मत करना, क्योंकि मैं भी अब होल्ड बैक नहीं कर रहा। इस पॉइंट पर गोकू एकदम से अपनी पूरी स्पीड के साथ यहाँ पर गोहान की तरफ बढ़ता है, और इसके पीछे काफ़ी बड़ा रीज़न है। गोकू की बॉडी ये गोहान से फिर भी काफ़ी ज़्यादा फ्लेक्सिबल है, और उसे एक ऐसी टेक्निक पता है जिस टेक्निक की हेल्प से वो गोहान को काफ़ी ईजिली हरा सकता है। इस टेक्निक के बारे में गोहान जानता है। इस टेक्निक में गोकू अपनी बॉडी को अपने ओपोनेंट के इतने ज़्यादा पास लेकर आ जाता है कि उसका ओपोनेंट ठीक से मूव भी नहीं कर पाता, और अगर वो कोई फीमेल हुई तो वो ऑकवर्डनेस के चलते इसे काफ़ी ज़्यादा ईजिली हार जाएगी। पर अगर कोई मेल है जिसकी बॉडी के अंदर फ्लेक्सिबिलिटी काफ़ी ज़्यादा कम है, वो गोकू के ट्रैप में एकदम ईजी फंसेगा, एकदम ईजी। गोहान एक डिस्टेंस से गोकू को पंचेस मारने की कोशिश कर रहा था कि यहाँ पर जो गोकू है वो उसे काफ़ी ज़्यादा ईजिली डॉच कर रहा था, और गोकू जब भी गोहान के काफ़ी ज़्यादा पास आ जाता उसके बॉडी से चिपकने के लिए, तब गोहान काफ़ी ज़्यादा दूर चले जाता, जिससे कि वो लोग एक दूसरे को काफ़ी ज़्यादा बुरा काउंटर कर रहे थे। इसका मतलब कि हैंड टू हैंड कॉम्बैट में इन दोनों में से कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहता, और ये मैच को काफ़ी लंबा खींचने वाला था। तो गोहान एक काफ़ी बड़ा डिस्टेंस मेंटेन कर लेता है। गोकू एकदम से साइलेंट हो जाता है। वो यहाँ पर कहता है, तो ठीक है, लगता है तुम की अटैक्स को ही चाहते हो, तो चलो देखते हैं कि तुम
कितने पावरफुल की अटैक्स को लॉन्च कर सकते हो, तुम्हारे पास कितनी एनर्जी है और तुम्हारी ट्रू पावर्स क्या है। हाँ, ये क्या हो रहा है मल्टीवर्स में। सीन जाता है ग्रैंड प्रिस्ट की तरफ। ग्रैंड प्रिस्ट इस पॉइंट पर शॉक हो जाते हैं और वो एकदम से सवाल करते हैं, क्या दो डिस्ट्रॉयर्स आपस में लड़ रहे हैं। वो एकदम से यहाँ पर अपने स्टाफ में चेक करने की कोशिश करते हैं कि चल क्या रहा है। यूनिवर्स 1 से लेकर यूनिवर्स 6 पूरी तरीके से साइलेंट था, इस वजह से उन्हें कुछ भी नहीं मिला। वो जैसे ही यूनिवर्स 7 को देखने लग जाते हैं, वो रियलाइज करते हैं कि दो मॉडल्स आपस में लड़ रहे हैं। कि तभी मार्करेटा सारे ही एंजल्स को और ग्रैंड प्रीस्ट को लाइन पर लेती है। अभी तक वीस वेडॉस इन्होंने कनेक्ट नहीं किया था। मार्करेटा इस पॉइंट पर कहती है कि यहाँ पर दो डिस्ट्रॉयर्स लड़ रहे हैं और उसके इम्पैक्ट की वजह से यूनिवर्स 11 में काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स खड़ी हो चुकी है। वेडॉस और वीस ये दोनों अभी तक कनेक्ट नहीं हुए थे, बट जब वो कनेक्ट होते हैं तब वेडॉस कहती है बस इतनी सी बात है, मेरा जो यूनिवर्स है वहाँ पर मॉर्टल्स को काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है इन दो गॉड्स के लड़ने की वजह से। इस पॉइंट पर यहाँ पर वीस जब ज्वाइन करता है तब वो एकदम से हंसने लग जाता है। वीस इस पॉइंट पर कहता है ये इतना सीरियस नहीं है। कि तभी जो ग्रैंड प्रीस्ट है वो कहते हैं, वीस तुम्हारे यूनिवर्स के 3 प्लैनेट्स को छोड़कर सारे ही प्लैनेट्स इनकी बैटल की वजह से खत्म हो चुके हैं। मॉर्टल लेवल ये काफ़ी ज़्यादा रैपिडली नीचे आया है। अब तुम ये चीज़ कह रहे हो कि ये इतना भी खास नहीं, इसके पीछे रीज़न क्या है। इस पॉइंट पर यहाँ पर वीस अपनी हंसी को रोकने की कोशिश करता है और एक्सप्लेन करता है कि असल में ये बाप बेटा है, लाइक फादर और सन दोनों एक दूसरे से लड़ रहे हैं, वो भी ये जानने के लिए कि स्ट्रॉन्ग कौन है। और क्योंकि लॉर्ड बीरस ने काफ़ी लंबे टाइम से डिस्ट्रक्शन नहीं करी थी, तो हमने इन्हें इनके पूरे पोटेंशियल पर लड़ने के लिए भेज दिया। इस पॉइंट पर यहाँ पर जो मार्करेटा है वो एकदम से कहती है, बट वीस तुमने इन मॉडल्स को इतना ट्रेन कैसे किया, लाइक मॉडल्स इतने बड़े लेवल पर जा ही नहीं सकते, चाह कर भी नहीं जा सकते, और तुमने इन मॉडल्स को इतना बड़ा थ्रेट बना दिया है कि इनकी एनर्जी की ये यूनिवर्स 11 तक जा रही है और यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि दो गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन आपस में फाइट कर रहे हैं। वैसे मैं ये सीखना चाहूँगी कि तुमने ये कैसे किया, क्योंकि मेरे यूनिवर्स में भी मैं 2 मॉडल्स को ट्रेन करने का सोच रही हूँ। इस पॉइंट पर वीस यहाँ पर कहता है कि तुम्हें काफ़ी एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे, काफ़ी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। कि तभी चीची एकदम से एक बाउल लेकर वहाँ पर आ जाती है और वीस अपनी बात को वहीं पर रोक देता है और डिस्कनेक्ट कर देता है। फिर वीस एक बार फिर कनेक्ट करता है, बट यहाँ पर जो चीची है उसने स्टाफ पकड़ा हुआ था और वीस नूडल खाते हुए उन सब की बातें सुन रहा था। यहाँ पर जो ग्रैंड प्रीस्ट है वो क्लियरली चीची को देख पा रहे थे। वो यहाँ पर शॉक थे कि आखिर वीस ये क्या कर रहा है और ये एक एंजल है, एक एंजल ऐसी हरकतें क्यों कर रहा है जैसे कि वो न्यूली एंजल बना है। इस पॉइंट पर वीस एक डीप इनहेल लेता है और डीप इनहेल लेने के बाद वो एकदम से एक्सहेल करता है। अब उसकी जो वॉइस थी वो ग्रैंड प्रीस्ट और बाकी एंजल्स ठीक से सुन पाते हैं। यहाँ पर जो वेडॉस है वो कहती है तुमसे ज़्यादा मैच्योर तो मीरस है, और यहाँ पर जो वीस है वो इसका रिप्लाई करता है कि पहले तुम लोग मेरी बात सुनो, ये जो मॉडल्स है मुझे इन मॉडल्स में काफ़ी कमाल का पोटेंशियल दिखा। तुम इस चीज़ से अंदाज़ा लगा लो कि अगर 200 मिलियन ईयर्स पहले अगर ये मुझे मिले होते तो फिर ये होते यूनिवर्स 7 के गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शंस। और रही बात, मुझे इनके पोटेंशियल के ऊपर कोई डाउट तो है नहीं, ऊपर से इनकी स्किल्स, इनकी बैक स्टोरी ये भी एक अलग ही लेवल पर है। तुम लोग ट्रस्ट नहीं करोगे, उनमें से एक मॉडल ने लॉर्ड बीरस को 1v1 बैटल में उनकी 100 तक पुश किया था। दूसरे मॉडल ने मुझे इतना ज़्यादा पोटेंशियल दिखा कि वो अपने फादर को सरपास कर सकता था। तो जब से उसका जन्म हुआ तब से लेकर 18 ईयर्स मैंने उसके ऊपर स्पेंड किए। मैंने 18 ईयर्स उसके ऊपर स्पेंड तो किए, उसे इतनी ज़्यादा एडवांस टेक्निक्स को सिखाया मैंने जो वो सीख सकता था, जितना पावरफुल बन सकता था उतना पावरफुल बनाने का कोशिश चल रहा है। अगर ये लोग सारे मॉर्टल लेवल को ख़त्म भी कर दे तो फिर भी मैं कायोशीन के ऊपर काफ़ी ज़्यादा प्रेशर डाल के सारे मॉर्टल्स को रिवाइव करूँगा या फिर रिक्रिएट करूँगा। बट हाँ, मैं इन्हें इनके पूरे पोटेंशियल पर देखना चाहता हूँ। मे बी ये इन फ्यूचर स्ट्रॉन्गेस्ट 5 के मेंबर बने या फिर मे बी ये हमारे गार्डियंस बने। हम बता नहीं सकते कि कौन सा मॉर्टल कब फ्यूचर में इमॉर्टल या फिर गॉड का टाइटल तक जीत सकता है। सो हमें वेट करना चाहिए इनके ग्रो करने का। इस पॉइंट पर जो वीस है वो एकदम से यहाँ पर हर किसी को गोहान और कैकेरॉट इन दोनों की बैटल दिखाने लगता है। वो कहता है गॉड्स के कंपैरिजन में ये लोग में भी वीक है, बट इन टर्म्स ऑफ गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन
ये स्लाइटली उनसे थोड़े से पावरफुल है। जो वीकेस्ट गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन है वो इन्हें तब तक नहीं हरा सकते जब तक वो लोग हकाई का यूज़ नहीं करते। पर अगर इन लोगों ने इन फ्यूचर इमॉर्टलिटी को अचीव कर लिया तो गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन कोई भी हो वो इन्हें नहीं हरा सकता इन टर्म्स ऑफ फिजिकल स्ट्रेंथ भी, क्योंकि अभी इनकी एज सीरियसली 18 है और 18 ईयर्स और 200 मिलियन ईयर्स में काफ़ी बड़ा गैप है। इसके बारे में हम सभी जानते हैं कि तभी हम देख पाते हैं कि गोहान अपनी फुल पोटेंशियल बीस्ट ट्रांसफॉर्मेशन को अवेक करता है। जैसे ही गोहान अपनी बीस्ट ट्रांसफॉर्मेशन को अवेक करता है उसके बाल काफ़ी ज़्यादा बड़े हो जाते हैं और उसके और गोकू के बीच में पावर्स का एक काफ़ी बड़ा गैप बन जाता है, जिसे फिल करना ये गोकू के बस की बात भी नहीं है। इस पॉइंट पर गोकू अपनी पूरी स्ट्रेंथ के साथ गोहान पर अटैक करता है। इस पॉइंट पर यहाँ पर जो गोकू का अटैक है वो काफ़ी ज़्यादा क्रेजी था। उसने ऑलमोस्ट काफ़ी बड़े एरिया को डिस्ट्रॉय कर दिया था। सारी ही एनर्जी की जो उसे सेंस हो रही थी वो पल भर में गायब हो जाती है। ये अटैक इतना ज़्यादा डेंजरस था और यहाँ पर पीरस जो इतने लंबे टाइम से सोया हुआ था, इतने टाइम से डिस्ट्रक्शन नहीं हुई थी, वो डिस्ट्रक्शन हो चुकी है। और फिर गोहान एक काफ़ी ज़्यादा एवरेज अटैक बनाकर उसे गोकू के वीक पॉइंट पर शूट करके उसे पूरी तरीके से बेहोश करने में कामयाब हो जाता है। बट कुछ टाइम के लिए गोकू का ध्यान ये बैटल से हट गया था और तब गोहान ने इस चीज़ को करा। गोहान ये समझने की कोशिश कर रहा था कि आखिर गोकू को क्या हुआ। फिर वो एकदम से सेंस करने की कोशिश करता है कि आखिर यहाँ पर सिचुएशन क्या है। फिर वो ये सेंस कर पाता है कि यहाँ पर आसपास एक और सैन एनर्जी की है। ये एनर्जी की इन दोनों के कंपैरिजन में काफ़ी ज़्यादा वीक है। बट कहीं ना कहीं पर उसके फादर के लिए ये चीज़ नहीं थी, क्योंकि उसे लगता है कि वो अकेला एक प्योर सैन है। कि तभी ग्रैंड प्रिस्ट यहाँ पर वीस की तारीफ़ करना स्टार्ट करते हैं और वीस की तारीफ़ करने से मतलब है वो यहाँ पर कहते हैं, वीस तुम वाकई में काफ़ी ज़्यादा आगे जाओगे, तुम मेरे असली सक्सेसर हो, तुम सारी चीज़ें काफ़ी परफेक्टली करते हो। ये मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि तुम कभी इतना आगे का सोच पाओगे। आई एम रियली प्राउड ऑफ यू। और ये काफ़ी सारी चीज़ें ग्रैंड प्रिस्ट यहाँ पर वीस के सामने कर देते हैं। वीस इस पॉइंट पर काफ़ी ज़्यादा खुश हो रहा था कि तभी हम समझ पाते हैं कि ग्रैंड प्रिस्ट ने ऐसा क्यों किया। ग्रैंड प्रिस्ट आगे कहते हैं, तो हो सके तो फिर तुम उनमें से एक मॉडल को या फिर दोनों मॉडल्स को मुझे सौंप दो, क्योंकि मैं देख सकता हूँ उनमें से एक परफेक्ट रहेगा स्ट्रॉन्गेस्ट फर्स्ट इस टाइटल के लिए। और रही बात वो जो दूसरा मॉडल है वो बेटा, मुझे लगता है कि वो एक इटर्नल की जॉब के लिए परफेक्ट रहेगा। लाइक मेरा जो एक पुराना फ्रेंड है जो क्रिएशंस को करता है, मेरा वो जो फ्रेंड है उसने क्रिएशन करी, बट वो जो क्रिएशन है वो काफ़ी हद तक म्यूटेंट बन चुकी है और जो वहाँ पर विकसित होने वाली स्पीशीज़ है वो उसके लिए काफ़ी बड़ा खतरा बन चुकी है। अब यहाँ पर मेरा फ्रेंड उन चीज़ों को हैंडल नहीं कर पा रहा, इस वजह से वो इमॉर्टल्स को ढूंढ रहा है। मैं इन दोनों को ही इमॉर्टल्स का टाइटल दे दूंगा और साथ ही में उनमें से एक हमारे लिए काम करेगा, लाइक वो स्ट्रॉन्गेस्ट फर्स्ट होगा और जो सेकंड होगा वो मेरे फ्रेंड के उस रेल में जाकर सारे ही बींग्स को ख़त्म करेगा जो वहाँ पर म्यूटेशन को फेस कर रहे हैं। इससे होगा क्या कि मेरा और मेरे फ्रेंड का रिलेशन और भी ज़्यादा स्ट्रांग होगा और बदले में जहाँ से वो इमॉर्टल बिलोंग करता है उस रेल को भी काफ़ी कुछ मिलेगा और उस वॉरियर को भी काफ़ी कुछ मिलेगा। सो कहीं ना कहीं पर हमें इन दोनों का काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट होगा। तो वीस, एक तो तुम्हें इन्हें ट्रेन करना है तो इस लेवल पर ट्रेन करो कि ये पीरस से भी ज़्यादा पावरफुल बन जाए, और अगर तुम इन्हें मुझे सौंप देते हो तो ट्रस्ट मी, मैं तुम्हारे मॉडल्स को पहले से भी काफ़ी ज़्यादा एनहेंस कर दूंगा। ग्रैंड प्रीस्ट और वीस ये दोनों बात कर रहे थे। वीस कहता है, फादर मैं काफ़ी जल्द उन्हें लेकर आपके पास ज़रूर आऊँगा और तब आप उनके पोटेंशियल को ज़रूर देखिएगा और फिर आप डिसीजन ले लीजिएगा। और फिर वो बीरस की तरफ देखता है और कहता है, तो लगता है कि ये फूड हमारे पास लंबे टाइम के लिए नहीं है। फादर चाहते हैं कि हम हमारे मॉटोस को लेकर उनके पास जाए और उन्हें दे दे, जिससे कि वो उन दोनों को ही काफ़ी अच्छे से और ज़्यादा पावरफुल बनाकर कोई इम्पोर्टेंट रोल दे सके। पीरस इस पॉइंट पर कहता है कि अगर ग्रैंड प्रीस्ट ने ये चीज़ कही है तो कुछ सोच समझ के तो कही होगी, इस वजह से मुझे यहाँ पर कुछ भी नहीं कहना। बट इसका मतलब है कि चीची यहाँ पर लंबे टाइम के लिए नहीं है, तो फिर उसे जितना डिलीशियस फूड हम बनवा सकते हैं उतना बनवाओ, जिससे कि अगर वो चले भी जाए तो कुछ दिन का स्टॉक हमारे पास रह जाए, जिससे कि हमें थाउजेंड्स ऑफ ईयर तक वेट ना करना पड़े। और फिर सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं गोहान और कोको को। ये दोनों एक काफ़ी ज़्यादा अच्छी प्लैनेट पर आए थे। कोको कहता है, मैंने सेंस को पूरे यूनिवर्स में ढूंढा बट मैं कभी इस साइड आया ही नहीं।
क्योंकि किंग वेजिटा ने सारे सेंस को इस साइड आने से मना किया था। कि तभी यहाँ पर गोकू को एक आवाज़ आती है। जैसे ही गोकू को आवाज़ आती है वो उस आवाज़ की डायरेक्शन में देखता है और वो कहता है, एक मिनट, क्या अभी किसी ने मुझे बारडॉक नाम से आवाज़ दी? और यहाँ पर वो काफ़ी ज़्यादा दूरी पर एक फिगर को देख पाता है। वो फिगर भागते हुए ठीक उनकी तरफ आ रही थी। गोकू और गोहान ये स्पीड के साथ एकदम से उस फिगर के सामने जाकर खड़े हो जाते हैं। और यहाँ पर जो गोकू है वो कहता है, क्या आप जानते हो मुझे? यहाँ पर वो जो सामने वाला कैरेक्टर है वो कहता है, तुम बारडॉक हो। इस पॉइंट पर जो गोकू है वो कहता है, नहीं, मैं उनका सबसे छोटा बेटा कैकेरॉट हूँ। इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं गोहान को जो प्लेनेट बीरस की तरफ बढ़ रहा था। वो इस पॉइंट पर अकेला ट्रैवल कर रहा था। पहले वो गोकू के साथ था, तो आखिर अब गोकू कहाँ पर है, ये सवाल हमारे मन में आ रहा था। कि तभी वो प्लेनेट बीरस पर जाकर रुक जाता है। इस पॉइंट पर जो वीस है वो कहता है, हे गोहान, तुम आखिर अकेले क्यों आए हो? तुम तुम्हारे फादर के साथ बैटल कर रहे थे। जब तुम्हारी बैटल खत्म हुई तब तुम यूनिवर्स के दूसरे पार्ट पर जाने लग गए थे। इसके पीछे क्या रीजन है मुझे ये पता नहीं, और ऊपर से तुम अकेले आए हो। आखिर तुम्हारे फादर कैकेरॉट कहाँ पर है? गोहान इस बात का रिप्लाई करता है। वो कहता है, फादर को उनके कुछ से रिलेटिव्स मिल गए थे। कुछ से मेरा मतलब है जो उनके मदर साइड रिलेशन से बिलोंग करते थे। तो फादर वहाँ पर रुके हुए हैं ताकि वो उन्हें पूरी तरीके से एग्जामिन कर सके, देख सके कि उन्हें कोई वायरस तो नहीं, ताकि उससे मॉम और मुझे कोई प्रॉब्लम ना हो। इस वजह से फादर ये कुछ टाइम के बाद ही हमें देखने को मिलेंगे। इस पॉइंट पर जो वीस है वो एकदम से अपने स्टाफ में देखने लगता है। वीस इस पॉइंट पर गोहान से कहता है, गोहान ठीक से खड़े रहना। ये कहकर जो वीस है वो कहता है, फादर अब। और यहाँ पर वीस और गोहान ये दोनों ही वहाँ से गायब हो जाते हैं। और हम देख पाते हैं ग्रैंड प्रीस्ट को। इस पॉइंट पर जो ग्रैंड प्रीस्ट है वो अपने स्टाफ को जैसे कहीं और ही टेलीपोर्ट कर देते हैं। ग्रैंड प्रीस्ट गोहान की तरफ देखते हैं और कहते हैं, तो तुम वो मॉडल हो जिसने यूनिवर्स 7 में इतनी ज़्यादा डिस्ट्रक्शन मचाई थी। ग्रैंड प्रीस्ट इस पॉइंट पर गोहान से कहते हैं, सो सन गोहान, वीस ने हमें तुम्हारे बारे में काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन दी है और उसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो तुम्हारा ट्रैप रिकॉर्ड ही पूरी तरीके से परफेक्ट है एक डिवाइन पोजीशन को होल्ड करने के। और हम तुम्हें अपॉइंट करने वाले हैं इन फ्यूचर स्ट्रॉन्गेस्ट फर्स्ट इस टाइटल के लिए। सो अभी से प्रिपरेशन को स्टार्ट कर दो ताकि तुम स्ट्रॉन्गेस्ट फर्स्ट टाइटल के ऊपर पूरी तरीके से फिट हो सको। तभी ग्रैंड प्रीस्ट एकदम से अपने स्टाफ को समन कर लेते हैं। यहाँ पर जो गोहान है वो इस चीज़ को काफ़ी ध्यान से देख रहा था। गोहान इस पॉइंट पर जैसे ही हाँ कहता है वैसे ही ग्रैंड प्रीस्ट अपने स्टाफ को ज़मीन पर 2 बारी मारते हैं और कहते हैं, तो ठीक है, चलो अब मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि इमॉर्टल बनने के लिए किस प्रोसेस को देखना पड़ता है। कि तभी हम देख पाते हैं ग्रैंड प्रीस्ट वहाँ पर पिरामिड ऑफ पावर को समन करते हैं। जैसे ही वहाँ पर पिरामिड ऑफ पावर को समन किया जाता है हर एक जगह पर एक सफ़ेद रोशनी जैसे फैलने लग जाती है। गोहान इस चीज़ को देखकर पूरी तरीके से शॉक था। बाय द वे वो पिरामिड ऑफ पावर को क्लियरली पहले देख ही नहीं पा रहा था। कि तभी यहाँ पर गोहान को अपने अंदर एक चेंज फील होता है। वो ये देख पाता है कि उसका यूनिफॉर्म चेंज हो चुका है। वो जो ऑरेंज या फिर पर्पल यूनिफॉर्म पहनता था अब वो यूनिफॉर्म उसके बॉडी पर नहीं है। उसने एक टर्टल नेक पहनी हुई है जैसा कि एंजल्स पहनते हैं। ये टर्टल नेक ब्लैक है और उसके ऊपर जो यूनिफॉर्म है उसका कलर शिफ्ट होकर सेराफिम हो चुका है। ये इंडिकेट कर रहा है कि अब गोहान ग्रैंड प्रीस्ट के अंदर ट्रेनिंग लेने वाला है। इस पॉइंट पर जो वीस है वो यहाँ पर गोहान को एक्सप्लेन करता है इस यूनिफॉर्म के बारे में। वो ये बताता है कि अब गोहान ग्रैंड प्रीस्ट के अंदर ट्रेनिंग लेगा, इस वजह से उसके यूनिफॉर्म का कलर ये रहेगा। इस पॉइंट पर जो ग्रैंड प्रीस्ट है वो गोहान की तरफ देखते हैं और कहते हैं, सो गोहान डर तो नहीं गए ना? इस पॉइंट पर जो गोहान है वो कहता है, बिल्कुल भी नहीं मैं सर। और यहाँ पर गोहान और ग्रैंड प्रीस्ट दोनों ही कदम बढ़ाने लगते हैं पिरामिड ऑफ पावर की तरह। इस पॉइंट पर जो गोहान है वो पिरामिड ऑफ पावर में जैसे ही एंटर करता है वो रियलाइज़ करता है यहाँ पर ग्रेविटी काफ़ी ज़्यादा है। वो ग्रेविटी की वजह से एकदम से ज़मीन पर गिरता है। वो इस सोच में पड़ जाता है कि यहाँ पर ग्रेविटी आखिर है कितनी। इस ग्रेविटी के ऊपर सर्वाइव करना ये नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल बन सकता है। यहाँ पर कोई गॉड भी ठीक से नहीं चल पाएगा अगर वो थोड़ा सा भी वीक है। इस पॉइंट पर जो गोहान है वो ग्रैंड प्रीस्ट की तरफ देखता है और ग्रैंड प्रीस्ट कहते हैं, तो ठीक है, चलो अब
अपनी ट्रेनिंग को स्टार्ट करो। फिर पिरामिड ऑफ पावर में उनकी ट्रेनिंग स्टार्ट होती है। ग्रैंड प्रीस्ट और गोहान ये दोनों पिरामिड ऑफ पावर में ट्रेनिंग करते हैं और गोहान के लिए 1000 ईयर्स जैसे बीत जाते हैं। 1000 ईयर्स में गोहान ने इतना कुछ सीख लिया था जो गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शंस को और बाकी गॉड्स को सीखने के लिए कहीं नहीं, तो फिर भी 200 मिलियन ईयर्स ले रहे थे। ग्रैंड प्रीस्ट काफ़ी ज़्यादा खुश होते हैं कि गोहान काफ़ी कम टाइम के अंदर काफ़ी सारी चीज़ों को अचीव कर चुका है। फिर जो ग्रैंड प्रीस्ट है वो गोहान को एकदम से अपनी स्टाफ की मदद से इमॉर्टल बना देते हैं। 1000 ईयर्स में गोहान ने काफ़ी कुछ सीख लिया था, काफ़ी ज़्यादा पावरफुल वो बन गया था स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग, और जब वो इमॉर्टल बन जाता है तब उसकी स्ट्रेंथ 5 टाइम्स ज़्यादा हो जाती है, उसकी मसल्स और भी ज़्यादा कैपेबल हो जाती है और अब वो एक इमॉर्टल बीइंग था, मतलब कि अब हकाई उसके ऊपर काम नहीं करेगी। और अब यहाँ पर जो गोहान है उसे साबित करना था बाकी गॉड्स को कि वो स्ट्रॉन्गेस्ट फर्स्ट एडिट के लिए वर्ती है, मतलब कि उसे अकेले 12 गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन से लड़ना पड़ेगा। इस चीज़ के बारे में यहाँ पर जो ग्रैंड प्रीस्ट है वो 12 गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शंस को इन्फॉर्म करते हैं कि आखिर उन्हें एक इमॉर्टल से बैटल करनी है। 12 गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शंस पूरी तरीके से अपने अपने डिफरेंट ओपिनियंस को पास ऑन करते हैं। ये सारे ही गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शंस एक मीटिंग लेते हैं जिस मीटिंग में ये सब बात करते हैं कि आखिर वो बैटल करेंगे या फिर नहीं। अब ग्रैंड प्रीस्ट के कहने पर इस सबको बैटल तो करनी ही पड़ेगी, पर किस तरीके से करनी पड़ेगी ये लोग पर्सनली इसके बारे में डिस्कस करना चाहते थे, तो ये एक दिन मीटिंग रखते हैं। पीरस को छोड़कर यहाँ पर कोई भी नहीं जानता था कि गोहान ये सीरियसली ग्रैंड प्रीस्ट के साथ ट्रेनिंग कर रहा था। बेलमॉथ इस पॉइंट पर कहता है सो वाकई में एक मॉडल जो अभी अभी मॉडल बना है वो ये सोच रहा है कि वो 12 गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शंस को हैंडल कर सकता है, मैं अकेले ही उसे हरा सकता हूँ। इस पॉइंट पर जो फीमेल गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन है वो कहती है देयर इज़ नो वे कि कोई इमॉर्टल हमें यहाँ पर पूरी तरीके से फेस कर सके, वो इमॉर्टल पक्का इरेज होगा। इस पॉइंट पर उसे भी इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं है कि हकाई ये इमॉर्टल्स के ऊपर काम नहीं होगी, क्योंकि अभी तक उनका पाला किसी इमॉर्टल से पड़ा ही नहीं। इस पॉइंट पर यहाँ पर जो सारे एंजल्स हैं वो देख पा रहे थे कि उनके गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन किस हद तक घमंडी हो गए हैं। इस वजह से पीरस, विस और बाकी एंजल्स उन्हें कंफर्म नहीं करते या फिर उन्हें ये नहीं बताते कि वो ग्रैंड प्रिंस के साथ ट्रेनिंग कर रहे थे।